एबीसीडी को लेते हैं। हाँ जी, एबीसीडी क्या कहना चाहेंगे? हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या कहना चाहेंगे? गालिब सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। नहीं, एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन था। सेंट पॉल क्या हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करते थे? सेंट पॉल जो है, इस चीज का एविडेंस है कि ही ट्रूली एग्जिस्टेड, क्योंकि जेसस के साथ सेंट पॉल का कोई मीट हुआ मीटिंग था कोई क्या? नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हुई जीसस के साथ, मीटिंग नहीं हुई। नहीं, सेंट पॉल तो जीसस को कभी भी नहीं मिले सेंट पॉल। एक प्रोटेस्टेंट कहते थे कि उनके साथ सेंट पॉल के साथ जेसस की मीट हुई थी एक डेजर्ट में। वो डेजर्ट में जो हुई थी, वो पॉल को एक इल्यूजन आया था, जिसको ये कहते हैं कि वो उससे मीट हुई, जीसस से मिला था। वो मिला नहीं था कभी भी जीसस से। और जो क्रिश्चियनिटी है बेसिकली पॉलिज्म ही है असल में। ये पॉल से ही शुरू होती है। इवन के गॉस्पल से भी पुरानी जो राइटिंग्स हैं वो पॉल की हैं। जो लेटर्स हैं न्यू टेस्टमेंट में, जो 12 के करीब इसके लेटर्स हैं, वो गॉस्पल से ज्यादा पुराने हैं। और बल्कि गॉस्पल का जो ज्यादा पार्ट है वो पॉल का ही लिखा हुआ है। और पॉल के बारे में ये भी थ्योरी है कि पॉल जो है ना, उस टाइम एक अजीब किस्म का जूडाइज्म को पहले ही मानता था। वो थ्योरी ये है, वो एक हेलेनिस्टिक जूडाइज्म जिसको कहते हैं, वो ये ऑलरेडी शायद ये मानता होगा कि जूडाइज्म नॉन जूस को भी प्रीच करो, और जूडाइज्म को मॉडिफाई भी इन्होंने किया हुआ था नॉन जूस के लिए। इवन के इनमें ऑलरेडी कुछ बातें बहसें चल रही थी जो कि हमें न्यू टेस्टमेंट में भी नजर आती हैं कि जी सर्कमसीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इवन के ये इतनी हद तक पॉल था कि वो यही नहीं मानता था कि सर्कमसीजन करना चाहिए जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए या जो जीसस को एक्सेप्ट कर ले। तो पॉल बेसिकली आई थिंक के मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन से ज्यादा जो है ना, पॉल की पर्सनैलिटी पे ये माना जा सकता है कि वो एग्जिस्ट करता था। बाकी ये करते थे या नहीं करते थे, पीटर भी करता था या नहीं करता था, ये एक अलग क्वेश्चन है। हमें दो पर्सनैलिटीज बिल्कुल जो शुरू की हिस्ट्री पे नजर आती हैं, एक वो जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस और दूसरा पॉल। इन दोनों का हमें कैटेगोरिकली पता लगता है कि ये लोग वाकई थे, जिनके बारे में दूसरे लोगों ने काफी करीब टाइम में लिखा हुआ है कि ये एग्जिस्ट करते थे। तो जेरूसलम में भी जब ये जाता है, काउंसिल ऑफ जेरूसलम में, जिसका न्यू टेस्टमेंट में भी जिक्र है, तो वहां पे वो जेम्स का भी जिक्र है और इसका भी है, पतरस का भी वहां पे जिक्र है। मगर इवन के जो काउंसिल ऑफ जेरूसलम के बारे में और लोगों ने लिखा है, उसमें जो जेरूसलम के सेंट्स थे, उनका हेड जो था वो जेम्स ही था। तो इसलिए ये दो बंदे जो हैं, ये काफी कंसिस्टेंटली इस बात का पता लगता है कि ये एग्जिस्ट करते थे। अब ये नहीं पता कि जेम्स का जो असल में क्रीड था वो क्या था। पॉल का क्रीड तो हमें पता है, जेम्स की असल क्रीड का हमें नहीं पता। जेम्स के नाम से एक लेटर न्यू टेस्टमेंट में है जो कि सिर्फ एक सफे का है, तो उससे कोई ज्यादा पता नहीं लगता कि उसकी क्रीड क्या थी। मगर पॉल की क्रीड हमें पता है कि न्यू टेस्टमेंट में वो क्या थी। अच्छा सर, रोमन एम्पायर और ऑगस्टस सीजर की टाइम पे ही तो जेसस का जो टाइमलाइन है। हाँ, टाइबेरियस के वक्त में हुआ। ऑगस्टस सीजर के टाइम पे नहीं, ऑगस्टस के बारे में आपने पूछा क्या, वो मुझे बताएं। मैं कह रहा हूँ कि ऑगस्टस सीजर के टाइम पे ही तो जेसस थे ना, मतलब टाइमलाइन जो है। जीसस पैदा ऑगस्टस के टाइम पे हुए थे, लेकिन डेथ टाइबेरियस के टाइम पे हुई थी। हाँ, डेथ टाइबेरियस के टाइम में हुई थी। अच्छा, रोमन एम्पायर को एक नया रिलीजन लाके फायदा क्या था? असल में क्वेश्चन ये था। नहीं, ये रिलीजन इतनी जल्दी नहीं ना आया। ये रिलीजन इतनी जल्दी नहीं ना आया। इसको 3-3.25 सेंचुरीज लगी हैं आने में। इसको एटलीस्ट कोई मेरे ख्याल है 270-75 साल लगे हैं रोमन रिलीजन बनने में। That's a whole new conspiracy theory. You have to watch. आपको देखना पड़ेगा, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करें जीसस मिथिसिज्म के ऊपर। बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जीसस की मिथिसिज्म के ऊपर, जिसके ऊपर एक काउंटर नैरेटिव है। आई डोंट हैव अ फुल ओपिनियन ऑन दैट। नहीं, मैं बस एक बात इनको बता देता हूँ। बात यह है कि रिलीजन क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट करता था, और हमें नजर आ जाता है कि शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट सेंचुरी कोई रिलीजन एग्जिस्ट करता था। वो कैसा था हमें नहीं पता। उस रिलीजन में तोड़ मरोड़ कैसी थी अगली 2 सेंचुरीज में, उसके हमें काफी सारे निशान मिलते हैं। उस रिलीजन की बुक्स हमें दूसरी सेंचुरी के एंड पे कंप्लीट होती हुई नजर आती हैं, मगर उसका कैनन हमें 325 में तभी कंप्लीट होता हुआ नजर आता है जब कॉन्स्टेंटीन जो है क्रिश्चियनिटी को एज ए ऑफिशियल रिलीजन अडॉप्ट करता है। फिर वो इनके सारे बिशप्स जो भी
पूरी बाइजेंटीन और रोमन एम्पायर के अंदर जहां भी मौजूद थे उसने सबको बुलाया, उसने काउंसिल ऑफ नीसा कराई। काउंसिल ऑफ नीसा में फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो अंजीलें तो और भी बहुत सारी थी, सिर्फ ये 4 ही नहीं थी, और भी थी। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि ये किताबें जो है न्यू टेस्टामेंट में शामिल होंगी, तो उन्होंने 27 बुक्स को न्यू टेस्टामेंट में शामिल किया। इवन के अब मुझे सही याद नहीं है, अगर शायद मैं गलत बात ये कह रहा हूँ, मेरा जहां तक मुझे याद पड़ता है कि इवन के जो बुक ऑफ रेवलेशन है, जो आखिरी बुक है, वो काउंसिल ऑफ नीसा में अभी इंक्लूड नहीं की गई थी न्यू टेस्टामेंट के कैनन में। और एक आधा कोई लेटर भी ऐसा था जो कि बाद फिर एक और काउंसिल हुई थी उसमें ऐड किया गया था। मुझे याद नहीं है तो अच्छे तरीके से, बट आप खुद चेक कर सकते हैं। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ। काफी अच्छा हो गया, बातें पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।